हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, ये वीडियो आप सभी का प्यून एग्ज़ाम के लिए होने वाला है, जिसमें फ्रेंड्स टॉप 50 एमसीक्यू हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि अब आपकी वीडियो में जो एमसीक्यू टॉपिक का होगा, उससे पहले हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। यानी कि टॉपिक का कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होता है वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके आधार पर जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा वो हम डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम में आपके सीधे छपेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इससे पहले इसका पार्ट 1 भी हमने कंप्लीट कराया है। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी पार्ट 1 ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। और आपका जो पहला टॉपिक शुरू किया गया था वो था वर्णमाला। तो वर्णमाला का आज अंतिम वीडियो होने वाला है। इसके बाद नया टॉपिक हिंदी का शुरू किया जाएगा और इस प्रकार आपकी पूरे टॉपिक को यहाँ पे समाप्त किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्रतिदिन आपका सिविल कोड प्यून का मैराथन क्लास चलता है शाम 7 बजे। तो आप लोग शाम 7 बजे ज़रूर जुड़िए, जहाँ पर टोटल 85 क्वेश्चन का डिस्कस होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम एमसीक्यू शुरू करें उससे पहले थ्योरी कंप्लीट करना है। जो शेष आपका पार्ट रह गया था वर्णमाला का, तो आइए वर्णमाला का शेष क्वेश्चन को थ्योरी के माध्यम से पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो कई आधार पर किया गया है, जिसमें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका उच्चारण के आधार पर। तो फ्रेंड्स, उच्चारण के आधार पर हम किस रूप में वर्णों को वर्गीकृत करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका होने वाला टॉपिक है, इसलिए इसे पूरा करेंगे। फिर इसके आधार पर टोटल एमसीक्यू का आंसर आप सभी को करना है। तो सबसे पहले जो बांटा गया है उच्चारण के आधार पर वो आपका कंठव्य है। यानी कि इसमें क वर्ग आते हैं। क वर्ग का आपका जितने भी अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स आ हो गया, बड़ी आ हो गया, ह हो गया, विसर्ग हो गया, ये सभी आपके कंठव्य की श्रेणी में आते हैं, यानी कि जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तो इतने वर्णों को आपको याद रखना है, इन सभी के सभी को कंठव्य वर्ण कहते हैं। दूसरा आता है तालव्य, यानी कि जिसका उच्चारण जो है तालु से होता है। ठीक है, जैसे आपका चवर्ग, चावर्ग में आने वाले जो वर्ण हैं, साथ ही साथ तालव्य में आपका छोटी ई, बड़ी ई, या और स आता है। तो इन वर्णों को याद रखेंगे, इन्हें क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण। उसके बाद आपका आता है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से ट वर्ग आते हैं, टा वर्ग आते हैं। और साथ ही साथ और याद रखना है, इसमें री आता है, र आता है और स आता है। यानी इतने वर्ण जो आपके दिए हैं वो आपका मूर्धन्य वर्ण में होगा। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में बनता है इन सभी से, इसलिए सारे वर्णों को याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है ओष्ठ वर्ण, यानी कि जिसका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से होता है। और इसमें मुख्य रूप से प वर्ग आते हैं। कौन आते हैं? प वर्ग आते हैं। साथ ही साथ ओष्ठ में आपका छोटी ऊ और बड़ी ऊ भी आता है, इन दोनों को भी याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उच्चारण के दृष्टि से आपका होता है दंतव्य वर्ण, जिसका उच्चारण दंत से होता हो, दांत से होता हो। अर्थात यहाँ पर इसमें मुख्य रूप से त वर्ग आते हैं। कौन से वर्ग? तो त वर्ग आते हैं। साथ ही साथ आपका ल आता है और स आता है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? दंतव्य वर्ण। इसके साथ ही साथ याद रखना है कंठ तालव्य वर्ण भी होता है, यानी कि जिसका उच्चारण जो होता है कंठ और तालु की सहायता से। जैसे आपका इसमें आता है ए और ए। कौन आते हैं? ए और ए। तो ये दोनों कंठ तालव्य कहलाते हैं, क्योंकि अगर ए को आप तोड़ेंगे तो ये आपका अ और छोटी ई में टूटेगा। तो आ का उच्चारण कंठ से होता है, ई का उच्चारण तालु से होता है, इसीलिए इसे कंठ तालव्य कहते हैं। नेक्स्ट याद रखना है कंठोस्थ, यानी कि जिसमें कंठ और ओष्ठ की सहायता से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। और इसमें दो वर्ण याद रखना है, ओ और औ।
तो ओ औ जो होता है ये कंठस्थ होता है। अगर ओ को आप तोड़ते हैं तो इसे आ में तोड़ेंगे जिसका उच्चारण कंठ से होगा, और दूसरा आपका ऊ में टूटता है और इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है, इसीलिए इसे कंठस्थ कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा यहाँ पे दंतोष्ठ वर्ण, यानी कि दांत और ओष्ठ की सहायता से कौन सा वर्ण का उच्चारण होता है। तो इसमें मुख्य रूप से आप वा को याद रखिए। किसे याद रखिए? वा को। हालांकि इसमें फा जो लिखा गया है तो इसके आगे बिंदी लगा हुआ है, तो इस फा जो बिंदी लिखा हुआ है इसका भी दंतोष्ठ से उच्चारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है आपका नासिक्य वर्ण, यानी कि जिसका उच्चारण जो होता है वो नाक से किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर नासिक्य वर्ण में कौन कौन आते हैं? तो फ्रेंड्स जितने भी आपका स्पर्श व्यंजन है उसके अंतिम वर्ण, स्पर्श व्यंजन के अंतिम वर्ण जो होते हैं वो नासिक्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे अंग, य, अण, न और म। साथ ही साथ इसमें अनुस्वार जो आपका दिया है तो ये भी नासिक्य वर्ण में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नासिक व्यंजन किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स नासिक व्यंजन की बात करें तो इसमें अनुस्वार को हटा देंगे क्योंकि ये आपका स्वर का पार्ट हो जाता है, तो इसलिए हमारा व्यंजन जो है वो बस इतना ही रहेगा जो स्पर्श व्यंजन में आते हैं उसके अंतिम अक्षर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अनुनासिक है। अनुनासिक होता है कि जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, नाक और मुख दोनों से होता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। इसमें आपका अन और अह जो होता है यानी ऊपर बिंदी लगा हुआ रहेगा तो वो आपका जो होता है अनुनासिक, जबकि दूसरा आपका होता है निर्नुनासिक। तो निर्नुनासिक में क्या है कि इसमें बिंदु नहीं रहेगा, यानी कि सिंपल इन दोनों अक्षर को याद रखेंगे निर्नुनासिक में, यानी कोई भी बिंदु नहीं रहेगा, और जबकि अगर ऊपर बिंदु है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आप सभी का है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट है, अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो अल्प प्राण कहते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में कम प्राणवायु लगे, यानी कम प्राणवायु लगता है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। और इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। साथ ही साथ इसमें अंतस्थ वर्ण भी आते हैं अल्प प्राण में, और स्वर जो होते हैं स्वर वर्ण वो भी आपके अल्प प्राण में आते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या बताया? स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, साथ ही साथ अंतस्थ वर्ण और स्वर वर्ण, ये सभी किसके भाग होते हैं? तो अल्प प्राण के। इसके बाद महाप्राण आता है। महाप्राण किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक प्राणवायु लगता है तो उसे महाप्राण कहते हैं। और इसमें स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक, दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो आपका महाप्राण कहलाता है। और साथ ही साथ इसमें ऊष्म वर्ण भी आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण, इन सभी का सभी जो भाग है ये महाप्राण का भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अघोष वर्ण किसे कहते हैं? अघोष वर्ण, तो याद रखिए जिस वर्ण के उच्चारण में कंपन कम होता हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। और इसकी पहचान करना है तो स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष वर्ण कहलाता है। पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। साथ ही साथ इसमें स जो लिखा गया है ये भी अघोष वर्ण के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे घोष वर्ण, या इसे सघोष वर्ण भी कहते हैं। घोष वर्ण या फिर सघोष वर्ण, तो याद रखेंगे उच्चारण की दृष्टि से जिसमें कंपन अधिक होता हो तो उसे घोष वर्ण कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण तथा पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष वर्ण कहलाता है। साथ ही साथ इसमें अंतस्थ वर्ण यानी अ, र, ल, व हो गया, ह हो गया और स्वर आते हैं। तो इतना आप सभी किसके अंतर्गत आता है? तो घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है।
और इसके बाद आपका 2 पॉइंट्स और डिस्कस करना है, जिसमें आपका देखेंगे तो लिखा हुआ अर्धस्वर। तो अर्धस्वर में आपका य आता है और व आता है, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं। महिलाएं अगर लिखते हैं तो फर्स्ट में देखिए य आपका लिखा गया है, जबकि दूसरे महिलाएं में ए लिखा जाता है। तो कुछ ऐसे व्यंजन है जिसे स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो अर्ध स्वर के रूप में याद रखेंगे य और व, जैसे कौवा और कौवा से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आगत स्वर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आगत स्वर जो होता है वो देखिए इस प्रकार से आपका रहेगा, ठीक है। आगत स्वर जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर में ये आपका जो देख रहे होंगे साइन, ये आपका किस स्वर का उदाहरण है, तो इसी को कहते हैं आगत स्वर। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और वर्ण का अंतिम पॉइंट्स है, इसके बाद वर्ण आपका पूरा कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो अगला पॉइंट्स है वर्ण विच्छेद। तो फ्रेंड्स विच्छेद करने के लिए हमने पहले भी बताया कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बने होते हैं। जैसे क को अगर तोड़ेंगे तो इसे क व्यंजन और स्वर अ की सहायता से तोड़ेंगे। अब जैसे एक शब्द दिया जाता है कमल, कमल का अगर इसे वर्ण विच्छेद करना है तो पहले क को करेंगे तो क और प्लस आ में तोड़ेंगे। उसी प्रकार माँ को लिखेंगे तो माँ हलंत और इसके बाद इसके साथ स्वर अ आएगा। ला को तोड़ेंगे तो ला व्यंजन और इसके साथ स्वर आ आएगा। तो ये आपका कंप्लीट वर्ण यहाँ पर होता है। अब यहाँ से शुरू करेंगे इसका एमसीक्यू। अब आप लोगों से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और आप लोग ज़रूर लास्ट में बताइएगा कि एमसीक्यू में आपका टोटल कितना सही हुआ है। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सभी का एमसीक्यू। पहला सवाल से फटाफट आंसर कमेंट करिए। लिखा है अल्प प्राण जो वर्ण है वो कौन कौन से होते हैं। हमने अभी तुरंत डिस्कस किया था, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या कहलाता है, तो अल्प प्राण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष या सघोष वर्ण है। तो फ्रेंड्स हमने ये भी डिस्कस किया था घोष वर्ण के बारे में। राइट आंसर इसका सी करना होगा। कौन सा करना है, तो ऑप्शन नंबर सी करना होगा राइट। तो घोष वर्ण में हमने डिस्कस किया था कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 3 में लिखा है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या होगा। तो हमने तुरंत डिस्कस किया है, ये कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स 3 का राइट आंसर बी होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, तो 4 रहेगा। लिखा महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी है, ठीक है। महाप्राण ध्वनियाँ इनमें से कौन सी है, तो 4 का राइट आंसर बी होता है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो महाप्राण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया है, हिंदी में बताना है हस स्वर की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स हिंदी में हस स्वर की संख्या 4 होता है, ठीक है, जिसमें अ हो गया, छोटी ई, छोटा ऊ और इसके बाद री। तो ये आपके 4 वर्ण इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6 नंबर। तो लिखा ल का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है। अभी हमने तुरंत बताया था कि दंत से इसका उच्चारण करते हैं। आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सवाल नंबर 7 दिया है। लिखा ए और ऐ का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है। बताइए, अभी तुरंत हम डिस्कस कर चुके हैं। 7 का आंसर ए करना है, कंठ तालव्य। क्या होगा, तो कंठ तालव्य इसका राइट आंसर है, यानी कंठ और तालु से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है सवाल नंबर 8। लिखा है अघोष वर्ण का चयन करिए, इनमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जो अघोष वर्ण है, ठीक है। तो अघोष वर्ण हम तुरंत
बता चुके हैं कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का जो पहला और दूसरा होता है अक्षर वो आपका अघोष वर्ण कहलाता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा, क्योंकि क जो है ये आपका पहला अक्षर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सवाल नंबर 9 में। लिखा है ट वर्ग का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसे मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 रहेगा। लिखा है अनुनासिक का चिन्ह निम्न में से क्या है। अनुनासिक वो वर्ण होता है जिसके उच्चारण में नाक और मुख की सहायता लिया जाता है। राइट आंसर बी होता है इसका, चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि व का उच्चारण स्थान बताइए। तो फ्रेंड्स, जितने भी हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, आपका एक भी एमसीक्यू अब आपका बाहर नहीं आएगा। तो 11 का राइट आंसर सी होता है, दंतोष्ट। तो दंतोष्ट से यहाँ पर व का उच्चारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 रहेगा। लिखा गया है कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में अधिक होता है। जो विसर्ग होता है ये किन शब्दों में अधिक होता है। तो याद रखिएगा तत्सम शब्दों में। किसमें? तत्सम में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, बताना है 13 में राइट आंसर कौन सा है। लिखा गया प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ होता है, इसका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से होता है। नेक्स्ट रहेगा 14। देखिए यहाँ पर अंग लिखा है य, न और म, यानी कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का अंतिम अक्षर लिखा गया है। तो इन्हें क्या कहा जाता है। तो अभी जो थ्योरी था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसे नासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे नासिक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा 15 नंबर प्रश्न, जिसमें लिखा है री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। तो फ्रेंड्स, री में जो होता है देखिए र का उच्चारण आ जाता है और यहाँ पर राइट आंसर करेंगे मूर्धा। तो उच्चारण स्थान इसका क्या है? तो मूर्धा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 दिया है। लिखा है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन देखिए क से अगर म तक लिखते हैं, क से म तक, तो टोटल 5 वर्ग होते हैं और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो टोटल कितने बनेंगे? 25 बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 17। इसमें लिखा है कि ओष्ठ स्वर निम्न में से कौन सा है। ओष्ठ स्वर इनमें से कौन सा है। तो ओष्ठ फ्रेंड्स ऊ होता है। देखिए छोटी ऊ हो गया, बड़ी ऊ हो गया, ये दोनों आपका ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 रहेगा। क्वेश्चन में लिखा है कि अल्प प्राण और महाप्राण का आधार क्या है, यानी कैसे फर्क दोनों में करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वायु की मात्रा के आधार पे कैसे पता करते हैं। वायु की मात्रा के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर पता करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा। सवाल लिखा है कि र व्यंजन का प्रकार बताइए। र जो है वो व्यंजन का कौन सा प्रकार होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर लुंठित व्यंजन होगा। र कैसा होता है? तो इसे लुंठित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 20। क्वेश्चन लिखा है हिंदी शब्दकोश में अन जो लिखा गया है किस वर्ण से पहले आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्योंकि शब्दकोश में जो वर्ण शुरुआत में आता है वो आता है आपका अन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे अन किस वर्ण से पहले आता है। तो आ से पहले आता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी का सवाल नंबर 21। लिखा है इनमें से कौन सा सघोष नहीं है। आप लोग यहाँ से खुद आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सघोष वर्ण जो होते हैं वो आपका तीसरा और कितना होता है, तीसरा और चौथा वर्ण।
कौन कौन सा होता है घोष वर्ण में, तो याद रखेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों आपके आते हैं किस में, तो सघोष में। अब यहाँ पर देखेंगे कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क चूंकि पहला वर्ण है, ये आपका अघोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल नंबर नेक्स्ट है 22। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द्विगुण व्यंजन निम्न में से कौन है। द्विगुण व्यंजन निम्न में से कौन है, तो द्विगुण में याद रखिएगा र और ढ जो लिखा गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है छोटी ई और बड़ी ई जो स्वर है, इसका उच्चारण स्थान बताइए क्या है। छोटी ई और बड़ी ई, तो 23 नंबर सवाल का राइट आंसर बी होता है, तालव्य होता है, तालु होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 24 रहेगा। तो 24 में बताना है स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। स्वर रहित यानी कि जिसमें स्वर नहीं हो, केवल व्यंजन हो। जैसे आप का हलंत को लिखते हैं, इसका मतलब ये सिर्फ व्यंजन है, इसमें स्वर बिल्कुल ही नहीं है, इसी को स्वर रहित कहते हैं। तो 24 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हलंत होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। सवाल में लिखा है कि प्लुत स्वर की पहचान क्या है। तो हमने पहले ही बताया था, जो सेशन हुआ था इसका फर्स्ट सेशन में, प्लुत स्वर होता है त्रिमात्रिक, यानी इसमें अधिक समय लगता है इसके उच्चारण में। त्रिमात्रिक होता है, 3 गुना समय लगता है। जैसे आप ओम बोलते हैं, जैसे आप क्या बोलते हैं, तो ओम बोलते हैं, तो ये आपका जो आता है वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताइए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर। और सवाल नंबर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 26 में अनुस्वार और अनुनासिक में मुख्य अंतर क्या है। चलिए, ये 26 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अनुनासिक, अनुस्वार, ये सारा चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब एक प्रश्न आप सभी का होमवर्क है। पहला ऑप्शन है उच्चारण स्थान का, लेखन का, अर्थ का, या कोई अंतर नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट आपका वर्ण का कंप्लीट वीडियो। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, हम नया टॉपिक शुरू करेंगे कल के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पहली बार जुड़े हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करिए।